हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। यानी कि पिछले वीडियो आपका पार्ट 1 था, ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। यानी कि अगर पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में वो वीडियो सेव है, जाके पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो पर आए, ताकि पार्ट 2 जो है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 बाल्यावस्था में बाल विकास का पार्ट 2 है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने के चलते हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में विभाजित कर दिया है। तो आइए वीडियो को बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो है किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है, यानी कि किस एज को हम एडोलेसेंस कहते हैं। साथियों, बालक जिसमें जो वह अवस्था होता है, किशोरावस्था वह समय है, वह काल है। किशोरावस्था वह काल होता है जो परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अग्रसर होता है, वही अवस्था आपका किशोरावस्था कहलाता है। साथियों, किशोरावस्था ये अवस्था जो है 11 साल के बाद शुरू हो जाता है, जो आपका 18 ईयर तक रहता है। समझ गए किशोरावस्था की विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। साथियों, विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बन जाता है ये विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है जो है आपका वो है कल्पना का बाहुल्य। कल्पना की बाहुल्य की अगर बात करते हैं कि बालक इस अवस्था में, किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा कल्पना करता है कि मैं बड़ा होकर के घर लूँगा, गाड़ी लूँगा, बहुत सारे बंगला रहेगा। ये सब मतलब कल्पना में डूबे रहते हैं। यानी कि कल्पना की अवस्था भी इस अवस्था को कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं अपराध वृत्ति। बच्चों के अंदर अपराध वृत्ति की समस्या आ जाती है। साथियों, अगर बात करते हैं अपराध वृत्ति, इसी में ही अवस्था है जिसमें अपराध वृत्ति की समस्या आ जाती है। तीसरा अगर बात करते हैं धार्मिक भावों का उदय, यानी धर्म के प्रति अपना भाव जो है वो पेश करने लगता है कि धर्म के प्रति बहुत बड़े जो अनुयायी बन जाते हैं इस अवस्था में, कि धर्म के प्रति बहुत बड़े भावुक हो जाते हैं। ये या वह समझ लीजिए कि भावुक हो जाते हैं धर्म के प्रति, ये वही अवस्था है। साथियों, आत्मसम्मान की भावना यही। पांचवा पॉइंट की अगर बात करते हैं किशोरावस्था में, तो विपरीत लिंग की जो विकास होता है, यानी अगर मेल है तो वो फीमेल के प्रति, यानी कि साथियों मेल है तो वो फीमेल के प्रति और फीमेल है तो मेल के प्रति क्या होता है, अपना अट्रैक्शन जाहिर करने लगता है। यही है किशोरावस्था की विशेषताएं। साथियों, 5 विशेषता हमने लिखा दिया, अगर एग्जाम में आए जरूर लिख दीजिए। तो नेक्स्ट चलिए साथियों, अब नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो किशोरावस्था। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था की समस्या जो है वो निम्नलिखित है। पहला होता है आत्मसम्मान, यानी कि पहला जो होता है वो होता है आपका आत्मसम्मान, आत्मस्वीकृति तथा सुरक्षा की समस्याएं। ये पहला है। दूसरा जो होता है वो होता है स्वतंत्रता की समस्या, यानी कि बालक खुद को अब स्वतंत्र रहने की चाह, जिज्ञासा रखता है, वो स्वतंत्र होना चाहता है। तीसरा जो होता है वो आपका आत्मनिर्भर बनने की समस्या। बालक चाहता है अपना खर्चा हम खुद उठा सके, खुद हम निकाल सके, यह वही अवस्था है। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कल्पना की बाहुलता, यानी बच्चे कल्पना में डूबे रहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा दिया है। किशोरावस्था की समस्या भी पढ़ ली है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है विकास में होने वाले परिवर्तन। अगर हम 2 साल पहले की पेपर उठाया है, हमने बहुत सारे पेपर का कंपैरिजन करवा करके हमने ये पॉइंट से लिखा है। साथियों, पॉइंट को हल्के में मत लीजिए। ये पॉइंट वो पॉइंट है जो आप कॉपी में लिख करके इसको बार बार पढ़ करके आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ करा रहे हैं। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एक ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी सुन लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले भी अगर 100 क्वेश्चन अगर रोज करवा दूंगा ना, तो हमारे सब्जेक्ट के सभी विषयों का कंपैरिजन हम करवा देंगे। इसके लिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आइए इस पर पहले फोकस कर लीजिए, ताकि आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, और लिखने की हैबिट आ गई
तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइएगा बहुत अच्छे नंबरों से। आप कोई कोर्स मत लीजिए, यहाँ निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चलिए दोस्तों, विकास में होने वाला परिवर्तन 2 साल पहले के अगर क्वेश्चन मैंने उठाया है, उसमें पूछा गया है विकास में होने वाले परिवर्तन को लिखें। उसमें ये लिखना था कि विकास में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। विकास में क्या होते हैं? निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला होता है आकार में परिवर्तन। पहला जो होता है वो होता है आकार में परिवर्तन, यानी कि विकास जो होता है बालकों का, उस विकास से सबसे पहले क्या होता है तो आकार, यानी बालकों का जब आकार परिवर्तन होता है उसमें विकास भी कहीं ना कहीं सम्मिलित होता है। दूसरा बात करते हैं अनुपात में परिवर्तन, यानी कि बालकों का रेशियो है उसमें परिवर्तन कहीं ना कहीं दिखाया जाता है। उसके बाद पुरानी रूपरेखाओं में परिवर्तन, जो बालक का पुरानी रूपरेखा था उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, तभी तो विकास आपको दिखता है, तभी तो विकास को आप फीलिंग्स कर पाते हो। चौथा पॉइंट की बात करते हैं नए गुणों की प्राप्ति। बालकों का विकास जो जो होता है उसमें नए गुणों की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वृद्धि तथा परिपक्वता में अंतर, यानी कि अगर हम एक तरफ वृद्धि को रखते हैं एक तरफ परिपक्वता को रखते हैं, तो आइए आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है किस प्रकार बनता है वो देखिए। वृद्धि तथा परिपक्वता में जो अंतर होता है, साथियों वृद्धि तथा परिपक्वता में किस प्रकार अंतर है वो देखिए। एक तरफ वृद्धि है एक तरफ परिपक्वता है। पहला जो पॉइंट इसमें बनता है वो क्या है, यानी कि अगर देखते हैं इसमें, इससे तात्पर्य आकार ऊंचाई तथा भार आदि में वृद्धि से है। वृद्धि जो होता है दिखने वाला चीज़ है, यानी कि आकार ऊंचाई तथा भार में वृद्धि होता है। लेकिन परिपक्वता जो है उसका शरीर की आंतरिक समस्या, यानी कि शरीर की जो आंतरिक समस्या होती है ना, के कारण आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, दूसरा जो अंतर उसमें लिखना है आपको वो क्या लिखना है, इसका संबंध जो है वो शरीर तथा व्यवहार के किसी विशेष पक्ष की परिवर्तन है, किसी विशेष पक्ष की बात करता है, यानी कि विशेष पक्ष की बात करता है। लेकिन परिपक्वता में किसी भाग में होने वाला परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। तीसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं, वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन साथियों परिपक्वता को मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, अब आइए अब जो ये अंतर 3 अंतर लिख लिए, आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन में ये जो अंतर रहेगा ज़रूर आएगा, यानी कि ये अगर नहीं आए तो इसके बाद जो मैंने पॉइंट लिखा रहा हूँ वो आ सकते हैं। दोनों में से कोई एक आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, वो आपको आ सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, ये पॉइंट के माध्यम से हमने लिखाया है, आप क्वेश्चन में वहाँ पहला जो है आपका परिपक्वता और अधिगम में अंतर। एक तरफ देखिए कि परिपक्वता है और एक तरफ है अधिगम, एक तरफ परिपक्वता है एक तरफ अधिगम है, दोनों में क्या अंतर है साथियों? यह जो है ना, यह जो है आयु के साथ बढ़ती है परिपक्वता, लेकिन अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। साथ ही परिपक्वता जो है उसका भार या लंबाई में परिसीमन नहीं होता है, मतलब परिपक्वता जो होता है उसका भार लंबाई नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ एक तरफ दिखाया जाता है कि परिपक्वता क्या है, वो सिर्फ आप महसूस नहीं बल्कि उसको न देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, उसको सिर्फ देख सकते हैं कि समझदारी आ गया। इस बात करते हैं अधिगम को विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से नापा जा सकता है। यही है आप लोगों का परिपक्वता और अधिगम में अंतर। साथियों याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि पॉइंट को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से एक तरफ रिसर्च करके लिखा जा रहा है, तो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। MP DLED में वरदान साबित होने वाला लास्ट का 1 मंथ आप इसमें लगा दीजिए, निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे आप फ़ायदा जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट बनता है वो है खनिज लवण। खनिज लवण क्या है देखिए, इसका डिफिनेशन देखिए, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। मतलब शरीर में जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के अतिरिक्त कुछ और भी अकार्बनिक तत्व सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं, जो मानव की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं, जिन्हें हम खनिज लवण कहा जाता है। यानी कि एक मानव में अगर बात करते हैं, एक मानव में जो है आपका प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद बात करते हैं विटामिन होता है, उसके बाद अनेक प्रकार के पोषक तत्व के अलावा एक ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो हम क्या कहते हैं
जो मानव की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में सहायक होते हैं। यानी कि जो पचने की क्रिया होती है उसमें सहायक होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी को हम खनिज लवण कहते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को खनिज लवण समझ। चलिए दोस्तों, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है ना, वो बनता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था, या फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का क्या बनता है, सिद्धांत। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा, आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अब आपको जो पढ़ाऊंगा ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं, वो आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो लंबा बनता है। कोहलबर्ग ये जो मनोवैज्ञानिक है ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का हमने वीडियो प्रॉपर बना करके रख दिया है, जैसे कि जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेस ब्रूनर, उसी प्रकार कोहलबर्ग का भी हमने बना करके रख देंगे। प्लेलिस्ट में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो के बाद कोहलबर्ग का ही वीडियो आएगा। तो चलिए, आपका चैप्टर जो है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कोहलबर्ग के बाद यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बनता है। इस चैप्टर से आप लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। बस अब आइए कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट में। किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं चलिए देखते हैं। यानी कि दोस्तों आपको हमने क्वेश्चन कराने का जो लिया था, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार वहाँ पूछे जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर सवालों का एक तरह का समझिए सीरीज है। पहला जो है आपका वो क्या है, बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका का वर्णन करें। आप लोगों ने पढ़ा है कि बालक के गामक विकास में खेल जो है जरूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन किस प्रकार भूमिका निभाता है वो नहीं पढ़ा है, वो आप देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ से, शारीरिक और क्रियात्मक कौशल का विकास अभ्यास करने पर निर्भर करता है। यानी कि अभ्यास जो है कहीं ना कहीं बालकों में वरदान साबित होता है। खेल एक ऐसी भूमिका है, खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। यह घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि एक माँ जब 4 महीने के शिशु को आगे में एक झुनझुना रख देती है, शिशु का ध्यान झुनझुना की तरफ आकर्षित होता है और वह अपनी पेट पर पलटकर उस तक पहुंचने का कोशिश करता है। यह करने की मांसपेशियों का समन्वय जरूरी है। बार बार झुनझुने तक पहुंचने के प्रयास में शिशु को मिट्टी खाने का अवसर मिलता है और वह धीरे धीरे आसानी से कर लेता है यह प्रक्रिया। इसी तरह विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं वो किस प्रकार होता है, देखिए इसी तरह विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या फिर खेल विधि से बच्चों की लघु मांसपेशियों का विकास होता है। साथ ही यही था आपका क्वेश्चन, आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो एक और क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यानी कि शारीरिक गामक यहाँ पे आप क लगा लीजिएगा। शारीरिक गामक विकास के अवसर प्रदान करने में शिक्षकों एवं अभिभावकों की क्या भूमिका, अथवा यानी दुर्गोत्तरी में पूछा गया था, सतत एवं जीवन पर्यंत समग्र विकास में विद्यालयों के योगदान का। साथ ही ये जो क्वेश्चन का जवाब होगा ना, ये आप एक चीज़ समझ लीजिए, दोनों का जवाब एक ही होगा। यानी कि दीर्घोत्तरीय वहाँ जितना भी पूछा जाएगा अथवा करके, उस अथवा में कोई भी क्वेश्चन जो लिखिएगा आपको जिसका भी आंसर मालूम होगा, वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही हुआ। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, हमने नहीं लिखा है इसका आंसर, सिर्फ आपके भरोसे ये छोड़ दिया है। आप लोग खुद से खोज करके अपने मन से सिर्फ लिखने का प्रयास, जितना पॉइंट पढ़े हैं अगर पढ़ करके ईमानदारी से अगर आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं अपने मन से, अपने शब्दों में लिखिएगा। वहाँ इतना बात याद रखिएगा, पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ काम वही आएगा जो दिमाग में स्टोर होगा, जो आप खुद के मन से जितना भी प्रैक्टिस किए रहिएगा वही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, वह हम करवाएंगे, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। आपका चैप्टर फिनिश हो गया यहीं पे। अब चलेंगे तीसरे चैप्टर की ओर, जो आपका नेक्स्ट डेज। तो चलिए, थैंक यू।